नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 का क्वेश्चन बैंक के बारे में। कक्षा 9 का प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, जो कि ये कोई वेबसाइट या फिर कोई बुक कंपनी नहीं, बल्कि ये हमको कौन छाप के दे रहा है, तो झारखंड सरकार, गवर्नमेंट। और हम लोग का एग्जाम भी कौन लेता है, तो गवर्नमेंट ले रहा है। यानी कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का इसी किताब से पूछा जाएगा, जो कि रिसेंटली 2 दिन पहले ही ये जारी हुआ है। आप सभी को ये मार्केट में 4-5 दिन के बाद हार्ड कॉपी उपलब्ध हो जाएगा। तब तक हम लोग चाहे तो वीडियोज के माध्यम से पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम का लिंक में डाल दिए हैं, आप लोग चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर मोबाइल से पढ़ भी सकते हैं। या उतना भी अगर नहीं करना है तो आराम से आप मेरा वीडियो देखिए, सुनिए और याद करते जाइए। ठीक, चलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस न करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक बात, अभी तक आप लोग का कोई भी जेक के द्वारा इस तरह से नहीं बताया गया है कि सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा या फिर ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। सिर्फ 10 और 12 के बारे में बताया गया, तो 9th का अभी तक इस तरह कोई भी जेक द्वारा ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। जबकि हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो हम लोग का दिया हुआ है, इस क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल विषय सूची यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इतिहास का आपको टोटल 5 अध्याय पढ़ना है, भूगोल का 6 और लोकतांत्रिक का 5 और अर्थशास्त्र का 4 अध्याय पढ़ना है। यहाँ से टोटल हम लोग का कितना नंबर का एग्जाम होगा उसको भी अभी तक जेक द्वारा कोई भी क्लियर नहीं किया गया है। पिछले साल 50 रन का क्वेश्चन था, अब इस बार कितना करेगा उसका अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इतिहास का। इतिहास का अगर इस किताब में देखा जाए तो इस किताब में पहला चैप्टर का सारांश दिया हुआ है। जो हम लोग किताब का जो पढ़े थे उस किताब का पूरा सारांश दिया हुआ है। सारांश देने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग को दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सब हम लोग बनाते हैं। सब एक एक चीज को हम लोग समझते हुए जल्दी से बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग को अगर किताब नहीं पढ़ना है तो आराम से सुनते जाए और याद करते जाए, एग्जाम में एकदम पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था। जो चैप्टर का पहला ही जो फोटो था किला का, वो पूछ रहा है कि बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था, पेरिस, कान या लियोन या फिर नान। तो हम लोग को याद है कि ये बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था, पेरिस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस। दूसरा क्वेश्चन है कि बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। जैसे बास्तिल का किला को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके जो अवशेष थे उसको बाजार में बेच दिया गया था। तो इसमें हम लोग को देखेंगे कि कुल कितने कैदी को छुड़ा लिया गया था, 5, 15, 7 या फिर 17। कितना कैदी था, तो टोटल 7 कैदी को छुड़ाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था, टिब्रे, लिब्रे, बुर्बो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था। किसका, बुर्बो राजवंश का। हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। याद होगा उस चैप्टर में पहला ही राजा का नाम दिया गया है। पहला कौन है, लुई 11वां, लुई 14वां, लुई 16वां या फिर लुई 16वां। लुई 16वां के बारे में जो कि निरंकुश राजा था, इसके बारे में था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था। इसकी वाइफ का नाम भी हम लोग देखे थे कि मैरी एंटोनेट था। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रिया,
इंग्लैंड, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से बताते जाएं या फिर याद करते जाए कि इसका आंसर क्या होते जाता है। हम लोग हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देखते जाए कि इसका कहाँ का है, याद तभी जाके याद होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। छठा क्वेश्चन देखें, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज की स्थिति कैसी थी। हम लोग पढ़े थे कि राज की स्थिति कैसा हो गया था, राजकोष खाली हो गया था, या राजकोष भरा हुआ था, या राजकोष आधा भरा हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है कि उसका पूरा राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया था। पूरा राजकोष, उसका अपना ऐशो आराम का जिंदगी और महल का साफ सफाई रख रखाव में ही उसका पूरा राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया था। आगे देखें हम लोग, अगला क्या है, अगला 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्साय का महल किस राज्य में स्थित था। वर्साय का महल किस राज्य में स्थित था, वर्साय में या पेरिस में या कान में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका महल कहाँ पे स्थित था, वर्साय में। वर्साय का महल यानी कहाँ पे स्थित है, वर्साय में ही। 8वां क्वेश्चन देखें, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। तो अमेरिका किस देश का उपनिवेश था, फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड। किस देश का उपनिवेश था, तो इंग्लैंड का उपनिवेश था। कहाँ का उपनिवेश था भाई, इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक, आगे देखें, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी, फ्रांस की, जर्मनी की, अमेरिका की या फिर इंग्लैंड की। कहाँ की मुद्रा, क्या बोलते हैं, कहाँ की मुद्रा थी, तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एटलस में बटा हुआ था, 5, 4, 3 या फिर 8। जल्दी जल्दी बताते जाए कितना कितना इसका होगा। तो ये कितने समाज बटा हुआ था, 3 समाज में, 3 स्टेटस में। पहला था कि पादरी वर्ग, फिर कुलीन वर्ग, फिर तृतीय स्टेट के लोग, जहाँ पे गरीब किसान मजदूर वगैरह सब आते थे। ठीक, तो कितने स्टेट में बटे हुए थे, 3 स्टेट में बटे हुए थे। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। कौन से लोग, पहले स्टेट के लोग बिल्कुल नहीं, दूसरे स्टेट के लोग ये भी नहीं करते थे। तो कौन करते थे, तीसरे स्टेट के लोग। और सभी स्टेट के लोग का तो कोई बात ही नहीं है। तो सब यहाँ पे कर अदा कौन करते थे, तीसरे स्टेट के लोग करते थे। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे, 40%, 70%, 90% या 95%। तो इसका सही जवाब क्या है, 90%। 90% लोग ऐसे थे जो कर अदा करते थे, जो वहाँ किसान फैमिली से आते थे। बाकी लोग दूसरे और पहले स्टेटस में थे, वो आराम से रहते थे, उनको कर अदा करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता था। जबकि उन लोगों को समाज में ये दर्जा भी था कि उसका बेटा, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था, पादरी वर्ग, बड़े व्यवसायी, वकील या फिर नौकर। तो तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था, पादरी वर्ग। कौन शामिल नहीं था, पादरी वर्ग। जबकि बड़े व्यवसायी या फिर वकील, नौकर, ये सभी क्या थे, उसमें शामिल थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस वर्ग की को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त है। अभी हम लोग बात किए थे कि कुछ लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त था। प्रथम स्टेट के लोग, द्वितीय स्टेट के लोग, ए और बी दोनों या फिर सभी स्टेट। तो भाई किसान को तो कुछ प्राप्त ही नहीं था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है कि प्रथम स्टेट को भी मिलता था, कुछ विशेष अधिकार था, और द्वितीय स्टेट को भी। और ऑप्शन सी में हम लोग का दिया है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रथम स्टेट को भी मिलता था और द्वितीय स्टेट को ही मिलता था। 15 नंबर क्वेश्चन,
टाइड या फिर धार्मिक कर किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था? जो कर वसूलना था वो किसको अधिकार इसका प्राप्त था? प्रथम स्टेट को, द्वितीय स्टेट को, या फिर प्रथम और द्वितीय दोनों को, या फिर सभी स्टेट को? तो भाई जो नीचे वाला स्टेट था, तृतीय स्टेट, वो तो कर देता था। द्वितीय स्टेट को वो अधिकार नहीं प्राप्त था, बल्कि उसका अधिकार किसको प्राप्त था? प्रथम स्टेट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्टेट। अगला देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त किया गया? जो फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे, उसे कब समाप्त किया गया? 1792, 1794, 1796 या फिर 1798? इसको कब समाप्त किया गया था? तो इसका है 1794 में समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था? 1794 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइड या फिर कर की कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? कितना हिस्सा कर के रूप में किसानों से ले लिया जाता था? ऑप्शन है 1/4 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, या फिर 1/10 हिस्सा, या फिर 1/20 हिस्सा। तो इसका आंसर हम लोग क्या पढ़े थे कि 1/10 हिस्सा कौन ले लेता था? कर के रूप में जो प्रथम स्टेट के लोग हैं वो किसानों से कर के रूप में इतना पैसा वसूल कर लेते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है? टाइल कर किसे अदा किया जाता था? जो टाइल कर है वो हम लोग किसको अदा करते थे? पादरी वर्ग को, या फिर कुलीन वर्ग को, या सीधे राज्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है कि हम लोग सीधे किसको अदा करते थे कर? सीधे राज को करते थे, ना तो पादरी वर्ग को और ना ही कुलीन वर्ग को। हम लोग किसको अदा करते थे? सीधे राज को, जो राजा है उसे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे किया गया? हम लोग देखे थे कि एक कुलीन व्यक्ति गया था कुछ खाने का सामान लेके, राजा गद्दी पे बैठा हुआ था। वो फोटो हम लोग चैप्टर में देखे तो उसका किससे तुलना किया गया था? मच्छर से, या फिर मक्खी से, या मधुमक्खी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो किससे तुलना किया गया था बाबू? मक्खी से। किससे तुलना किया गया था? मक्खी से। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? 2.3 करोड़, या 2.8 करोड़, या 3.2 करोड़, या फिर 1.3 करोड़? अगर हम लोग किताब में देखें तो वहां पे बताया गया 2.25 करोड़ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.3 करोड़। कितना है? 2.3 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 18वीं सदी में जो सामाजिक समूह का उदय हुआ था उसको किस नाम से संबोधित किया गया था? तो मध्य वर्ग के नाम से। किस वर्ग के नाम से? मध्य वर्ग के नाम से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया गया जॉन लॉक के द्वारा, या जैन जॉक रूसो के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने रखा था बाबू? रूसो ने। कौन रखा था? रूसो। 24 नंबर क्वेश्चन देखें। स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही जवाब क्या है? मॉन्टेस्क्यू। कौन रखे थे? वो कौन रचनाकार थे? मॉन्टेस्क्यू।
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों में ब्रिटेन के खुद को आजाद घोषित कर दिया था। कौन है जो ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित? संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया था? 11, 12, 13 या फिर 14? कितना राज्य खुद को आजाद घोषित कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 13 राज्य। कितना राज्य? 13 राज्य। अगला क्वेश्चन देखो कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? 1600 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में या फिर 1624 ईस्वी में? तो कब बुलाया गया था? 1614 ईस्वी में। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई? मार्च 1789 में या फिर अप्रैल 1789 या 5 मई 1789 या 25 जून 1789? तो इसका सही जवाब क्या है कि 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक लुई 16वां ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा के बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? तो किसकी सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? किसानों का, औरतों का, कारीगरों का या फिर वकीलों का? क्वेश्चन हम लोग फिर से समझते हैं कि निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? किसका वर्जित नहीं था? तो इसका आंसर क्या है? वकीलों का। किसका? वकीलों का। क्योंकि बाकी लोग किसान का अगर देखे या फिर औरत का देखे या फिर कारीगरों का देखे तो इनका प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि तीर्थ स्टेट का नेतृत्व किसके हाथों में था? मिराबियो, आबेसिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन है? मिराबियो और आबेसिए दोनों किए थे, इसलिए इसका सही जवाब कौन है? ए और बी दोनों। और आगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तीर्थ स्टेट क्या है। शीर्षक में एक पंपलेट किसने लिखी थी? मिराबियो, आबेसिए, रूसो या फिर वाल्टेयर? तो ये कौन लिखे थे? आबेसिए। तीर्थ स्टेटस क्या है, ये शीर्षक किसने लिखे थे? आबेसिए ने। और हम लोग जल्दी से और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम लोग पार्ट 2 में इसका आधा क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? 1789, 1790, 1791 या फिर 1792? कब बना था? तो 1791 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? 25 वर्ष से अधिक उम्र का या कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो या पुरुष होना चाहिए, यह सभी आवश्यक थे। तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या था कि कम से कम वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर वह कर चुकाता है। 32 अच्छा कोई बात नहीं, काट दें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? 25 वर्ष से अधिक, ये भी सही है। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था, ये भी सही है। पुरुष होना चाहिए क्योंकि स्त्री को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि चौथा ऑप्शन मेरा सही होगा, सभी आवश्यक थे। ये तीनों ही चीज क्या था? आवश्यक था वोट देने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? एकता का, आजादी का, अज्ञानता का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टूटी हुई जंजीर किस चीज का प्रतीक था?
आजादी का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? आजादी का प्रतीक था। आगे हम लोग देखेंगे कि शाही सत्ता का प्रतीक है। क्या है? अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप या फिर त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, राजदंड या छड़ों का बर्छीदार गठार। तो इसका सही जवाब क्या है? राजदंड। जो शाही सत्ता का प्रतीक था वो किसका प्रतीक है? राजदंड का। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग क्या थे? नीला, सफेद, लाल या फिर सभी। तो इसका आंसर क्या है? सभी थे। क्या थे? सभी थे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, जिसमें और भी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी उसको भी खत्म करेंगे। थैंक यू। देखते हैं।